हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रेकपीडिया के एक नए वीडियो में। आज हम लोग बिहार पुलिस की तैयारी के लिए टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये सीरीज चलती रहेगी हर दिन। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आज के पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन भारत की जीडीपी गणना के लिए उत्तरदायी है? केंद्र सरकार के मंत्रालय, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न सरकारी विभाग, सभी नगर पालिकाएं और पंचायतें, केवल केंद्र सरकार के मंत्रालय, सभी राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार के मंत्रालय, राज्य और यूटी जितने भी हैं केंद्र शासित प्रदेश, सभी इसके सरकारी विभाग के अनुसार जीडीपी की गणना की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र चाहिए? 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। एक सांसद, जो लोकसभा आपके जिले का भी कोई सांसद होगा तो उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। 30 वर्ष किसके लिए रहता है? तो ये रहता है राज्यसभा के लिए। राज्यसभा के लिए 30 रहता है और लोकसभा के लिए 25 वर्ष रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस गवर्नर जनरल ने भारतीय शासन के साथ सहायक संधि की नीति का निरूपण किया था? वारेन हास्टिंग, लॉर्ड डेलहौजी, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये हो जाएंगे लॉर्ड वेलेजली। देखिए सहायक संधि का लॉर्ड वेलेजली से पहले भी कौन किया था? तो याद रखिएगा फ्रांसीसी गवर्नर थे डुप्ले। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 1916 का लखनऊ समझौता विशिष्ट है क्योंकि इसमें हिंदू व मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव पद्धति की समाप्ति की, इसने भारत की प्रथम विश्व युद्ध में गैर हिस्सेदारी का निर्णय किया, इसने कांग्रेसियों के दोनों समूहों के बीच मतभेद सुलझाए। डी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच संपन्न इस समझौते के तहत मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग स्वीकार कर ली गई। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए लखनऊ समझौता यही था, मुस्लिम लीग की तरफ से मांग था कि हमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दे दिया जाए और लखनऊ समझौता के तहत यही किया भी गया था। ठीक है, जिसके बाद में बहुत ही घातक परिणाम भी हुए, देश बंटवारा भी हुआ वगैरह वगैरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवा सदन, कर्मभूमि और गबन किस हिंदी लेखक की श्रेष्ठ कृतियां हैं? रामधारी सिंह दिनकर, भीष्म सानी, हरिश्चंद्र, प्रेमचंद। ये हो जाएंगे प्रेमचंद। पूरा नाम क्या है प्रेमचंद जी का? मुंशी प्रेमचंद। ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर की अगर प्रसिद्ध पुस्तक की बात करें तो याद रखिएगा उर्वशी। बहुत सारा पुस्तक है, ऐसे कुछ चर्चित किताब की चर्चा कर लेते हैं। उर्वशी हो गया, जो एग्जाम में कभी कतार पूछे गए हैं। कुरुक्षेत्र हो गया, ठीक है, रेणुका हो गया और एक हुंकार। ये 4 कम से कम आप ध्यान रख सकते हैं। भीष्म सानी जी की एक पुस्तक है, ठीक है, ये काफ़ी चर्चा में रहती है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र की पुस्तक भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा। ठीक है। और प्रेमचंद जी की तो सेवा सदन, कर्मभूमि, गबन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है बीजक, रत्नावली, आदि ग्रंथ, भक्ति सागर। तो ये हो जाएगा बीजक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में निर्देशात्मक नियमों का समावेश निम्न स्थापन के लिए किया गया है। निर्देशात्मक नियम मतलब क्या? भारत के नीति निर्देशक तत्व की बात कर रहा है ये। ठीक है। तो ये किसके स्थापना के लिए किया जाता है? किसके स्थापन के लिए? सामाजिक लोकतंत्र के लिए, गांधीयन लोकतंत्र के लिए, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए, राजनीतिक लोकतंत्र के लिए। तो याद रखिएगा ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए भारत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किया गया है भारतीय संविधान में। राजनीतिक लोकतंत्र के लिए क्या किया गया है? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान में क्यों शामिल किया गया है? राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ाने के लिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव। तो ये हो जाएंगे गुरु अंगद देव। ये सिख धर्म के दूसरे गुरु थे, सिख धर्म के दूसरे गुरु।
और गुरु नानक जी तो संस्थापक थे ही, ठीक है, ये तो आप जानते ही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब आत्मसमर्पण किया था? 14 अगस्त 1945, 8 अगस्त 1945, 8 दिसंबर 1941, 7 दिसंबर 1911। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा 14 अगस्त 1945। देखिए 6 अगस्त और 9 अगस्त ये दो डेट तो साल था 1945। इन दोनों डेट पे क्या हुआ था? जापान में परमाणु बम गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा, ठीक है। एक तो हिरोशिमा पर 6 अगस्त को हिरोशिमा पर गिराया गया था, जिसे लिटिल बॉय नाम दिया गया था। 9 अगस्त को नागासाकी पर गिराया गया था, जिसे फैटमैन का नाम दिया गया था, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा आत्मसमर्पण 14 अगस्त को हो गया था, जिसकी घोषणा 15 को की गई थी रेडियो के माध्यम से। लेकिन कभी अगर आपसे पूछा जाए कि इस पर हस्ताक्षर जापान ने आधिकारिक रूप से कब किया था? समर्पण तो कर दिया था आत्मसमर्पण 14 अगस्त को ही हार का, लेकिन इस पर जो हस्ताक्षर हुए थे वो हुए थे 2 सितंबर 1945 को, और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति का भी दिन यही था, ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, आधिकारिक दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? चाय, रबर, कॉफ़ी, इलायची। तो यहाँ कॉफ़ी की प्रमुख रूप से खेती की जाती है, हालांकि यहाँ पे चाय की भी खेती होती है, लेकिन प्रमुख रूप से यहाँ पे खेती जो किसकी की जाती है? ढलान होता है यहाँ पे, जिस वजह से यहाँ पे कॉफ़ी की खेती की जाती है। नीलगिरी पहाड़ ये तमिलनाडु, कर्नाटक वगैरह एरिया में ये फैला हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है देहरादून, माउंट आबू, हैदराबाद, उधमपुर। तो ये हो जाएगा हमारा देहरादून। यहाँ पे भारतीय सेना के जवानों को प्रशिक्षण दिया जाता है, यहाँ पे स्कूल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनमत संग्रह और उपक्रमण कहाँ कराया जाता है? ग्रेट ब्रिटेन, भारत, अमेरिका, स्विट्जरलैंड। जनमत का मतलब क्या होता है? पहले आप इस शब्द को समझिए, जनमत का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए जनमत का मतलब ही होता है जन का मत, अर्थात आम लोगों का मत जिसमें रहे, ठीक है। तो इसमें मतलब होता है कि अगर कोई भी नियम कानून लेना है ना, जैसे हमारे अगर देश में हमारे लिए कोई कानून बनाया जाता है तो क्या आप वोट करते हैं? आप नहीं करते हैं, लेकिन आपने जिस सांसद को चुना है वो आपकी तरफ से वोट करता है, ठीक है। लेकिन जनमत संग्रह क्या होता है? आम जनों की भागीदारी होगी उसमें, ठीक है। उसमें आम लोग वोट करेंगे और आम लोग के वोटिंग के हिसाब से ही सब कुछ निर्णय होगा, कोई भी नियम पास होगा या फिर नहीं होगा। तो इकलौता देश है पूरे विश्व में जहाँ पे जनमत संग्रह करके नियम कानून पास होते हैं, और वो है स्विट्जरलैंड। कौन सा देश है वो? स्विट्जरलैंड। यहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। कभी भी आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला इकलौता देश कौन सा है? तो आपको जवाब देना है स्विट्जरलैंड। क्यों? समझ गया? प्रत्यक्ष अर्थात सीधी भूमिका है हमारी यहाँ पे कोई भी नियम कानून को बनाने में या फिर उसे खत्म करने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति में भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने, ठीक है, क्रांति का विरोध किया, क्रांति का समर्थन किया, क्रांति में तटस्थ रहे, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो मध्यम शिक्षित वर्ग था 1857 की क्रांति में वो उदासीन थे, अर्थात उन्हें खास लेना देना नहीं था, वो शांति से देख रहे थे क्या हो रहा है। तो इसमें हो जाएगा आंसर हमारा क्रांति में तटस्थ रहे, अर्थात बीच की भूमिका में रहे, ना उस पार ना इस पार, बस शांति से देख रहे थे। अगर ये लोग भी शामिल हो जाते तो शायद 1857 की क्रांति में ही अंग्रेज और ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभिन्न औद्योगिक फर्में निम्न में से किसके अधीन सजातीय माल का उत्पादन करते हैं? एकाधिकार, भारत में एकाधिकार तो है ही नहीं, ठीक है। एकाधिकार वाला तो ऐसे भी गलत हो जाएगा, अल्पाधिकार भी नहीं है, यहाँ पे पूर्ण प्रतियोगिता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिट्टी में खारापन और क्षारीयता की समस्या का समाधान है शुष्क कृषि विधि, वृक्षारोपण, खेतों में जिप्सन का प्रयोग, समोच्च रेखाओं के अनुसार खेती। तो ये हो जाएगा खेतों में जिप्सन का प्रयोग। जिप्सन या चूना का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चूना का भी इस्तेमाल करके खारापन और क्षारीयता दूर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैलेकाइट किस धातु का खनिज है, अर्थात अयस्क है? तांबा, चांदी, मैग्नीशियम, लोहा। तो ये हो जाएगा तांबा। देखिए तांबा का अयस्क जो है और भी है, ठीक है। एक तो हो गया ये मैलेकाइट, और भी नाम है एजूराइट, ठीक है। साथ ही साथ याद रखिएगा कैल्पोसाइट, कैल्कोसाइट, ठीक है।
तो ये सब आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार का वर्गीकरण संसदीय तथा अध्यक्षीय रूप में किया जाता है। विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच संबंध के आधार पर, राजनेताओं व नौकरशाहों के बीच संबंध के आधार पर, लिखित एवं अलिखित संविधान के आधार पर, मुख्य व्यवस्थापक के प्रत्यक्ष या परोक्ष चुनाव के आधार पर। अब देखिए सरकार का वर्गीकरण का मतलब क्या है, पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं ताकि आप इस क्वेश्चन को भूलिएगा नहीं। देखिए संसदीय सरकार है या फिर अध्यक्षीय है, इसका मतलब होता है, लिख ही देते हैं कि उस देश में प्रधान कौन है, ठीक है, अध्यक्षीय। देखिए यहाँ पे जो मूल प्रधान होंगे, अगर संसदीय होंगे तो यहाँ पे जो प्रमुख होंगे, प्रमुख व्यवस्थापक, यहाँ पे पीएम होंगे, यहाँ पे राष्ट्रपति होंगे अर्थात प्रेसिडेंट होंगे, ठीक है। तो ये तो इसी आधार पे न डिसाइड होगा कि इसमें कौन सा प्रमुख है। तो प्रमुख कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, जाहिर सी बात है चुनाव के आधार पे करते हैं। अगर हम लोग पीएम को चुनते हैं, जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति को चुना जाता है, तो वहाँ पे जो प्रमुख है तो वहाँ पे राष्ट्रपति हो जाते हैं, इसलिए वहाँ पे अध्यक्षीय प्रणाली है। हमारे देश में पीएम प्रमुख होते हैं, हमारे देश में वास्तविक प्रधान पीएम है, इसीलिए हम लोग कैसे संसदीय, हम लोग यहाँ पे संसदीय व्यवस्था है, ठीक है, मिक्स है हमारे यहाँ हालांकि, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मुख्य व्यवस्थापक के प्रत्यक्ष या परोक्ष चुनाव के आधार पे, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महासागरों में उठने वाले ज्वार भाटों का कारण है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, तो इस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ईटानगर, शिमला, नागपुर, जूनागढ़। तो ये महाराष्ट्र के नागपुर में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, बाघ, कोबरा, तेंदुआ, हाथी। तो यहाँ पर तेंदुआ पाया जाता है। देखिए ये जो डचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ है, तो पहला बात कि जम्मू कश्मीर में है, और ये जो उद्यान है इसमें मैक्सिमम संरक्षित जीव है, ठीक है। यहाँ पे कैसे जीवों को रखा गया है, संरक्षित जीव, जैसे कि तेंदुआ हो गया, उसके बाद आप काला भालू, यहाँ पे काला भालू आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपको लाल भालू देखने को मिल जाएगा, ठीक है, हिरन देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समावेश किसमें निहित होता है, थन सेनाध्यक्ष में, प्रधानमंत्री में, तीनों सेनाध्यक्ष में, राष्ट्रपति में। तो देखिए हमारे देश में जो सुप्रीम कमांडर है वो कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं हमारे यहाँ वो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति के आधार पे ही कुछ किया जाता है, ठीक है। चलिए हालांकि अभी सीडीएस का भी पोस्ट आ गया है तो वो भी अब, लेकिन वो भी किसके अंदर आएंगे, वो भी राष्ट्रपति के अंदर ही आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में आरंभ के समय कितने अनुच्छेद थे, 393, 395, 394, 392। तो ये हो जाएगा 395 अनुच्छेद। अगर आपसे कभी भी पूछ दिया जाए कि भारत के संविधान में आरंभ के समय में अनुच्छेद 395, लेकिन अगर अनुसूची पूछ दिया जाए, अनुसूची, तो ध्यान रखिएगा अनुसूची जो था उस समय 12 था, ठीक है, माफ कीजिएगा 8 अनुसूची था। कितना अनुसूची था उस समय, 8 अनुसूची था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेयर कीमतों में इनसाइडर ट्रेडिंग किसे कहा जाता है। देखिए सबसे पहले तो इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में जान जाइए एक बात, कि इसे भेदिया ट्रेडिंग भी कहते हैं। भेदिया, घर का भेदी लंका ढाए, कहावत सुने हैं आप लोग, भेदिया ट्रेडिंग, तो वहीं से इसे भेदिया ट्रेडिंग नाम दिया गया है। तो नाम से ही क्लियर है, भेदिया मतलब, देखिए ट्रेडिंग जानते हैं आप लोग, शेयर बाजार में जो लोग पैसा वगैरह लगाते हैं, तो इसमें होता क्या है ट्रेडिंग में, समझ लीजिए ताकि आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। देखिए ट्रेडिंग में क्या करता है कुछ लोग, जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे टाटा कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, जल्दी से समझा देते हैं 30 सेकंड में। देखिए टाटा कंपनी मान लीजिए कोई एक बहुत अच्छी कार बनाती है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा मार्केट में बिकने वाली है, ये कन्फर्म है, अभी किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है टाटा के जो एम्प्लॉय हैं, जो लोग वहाँ काम करते हैं, कुछ लोग तो इसको बना रहे होंगे, उसे तो ये बात पता होगी कि ये लॉन्च कब होगा, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं ना, किसी बड़े ट्रेडर को जा करके क्या करते हैं, जानकारी दे देते हैं, बड़े ट्रेडर को जाकर क्या करते हैं, जानकारी दे देते हैं। अब करता क्या है वो ट्रेडर, जो लोग करोड़ों रुपये में ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जा करके अब टाटा का जो जिस मोटर का जिसका भी वो शेयर है, जिस भी कंपनी का, उसको जा करके ये लोग भारी मात्रा में खरीद लेंगे, भारी मात्रा में खरीद लेंगे। जान रहे हैं अब 2-3 दिन में
इसका शेयर ऊपर जाने वाला है। उसके बाद क्या करेगा, जैसे ही टाटा वो लॉन्च करेंगे, शेयर ऑलरेडी ये लोग खरीदे हुए रहते हैं, खरीद के शेयर बढ़ जाएगा, बेच के निकल जाएंगे। इसी को कहते हैं बुलियन ट्रेंड, ठीक है, अर्थात मार्केट को ऊपर की तरफ लेके चले जाना अचानक। और इसमें क्या, इनसाइडर ट्रेडिंग, इसे बैन किया गया, ये प्रतिबंधित है हमारे देश में, ठीक है, ये बैन है। तो बुलियन ट्रेंड, ठीक है, बुलियन ट्रेंड को कहा जाता है जब ये लोग गलत करके पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती है। प्रजातंत्र मतलब जहाँ पर लोगों की भागीदारी हो, ठीक है। साम्यवाद द्वारा, साम्यवाद में प्रजातंत्र क्यों बर्बाद होगा? आतंकवाद और विद्रोह द्वारा, भाषाओं में विविधता द्वारा, भारतीय जीवन में बदलाव द्वारा। देखिए ये हो जाएगा आतंकवाद और, देखिए आतंकवाद और विद्रोह, जैसे कि प्रजातंत्र कहाँ नहीं है, सीरिया देख लीजिए, इराक देख लीजिए, अफगानिस्तान अभी हाल में हम लोग का पड़ोसी देश देख लीजिए, ठीक है, जहाँ पे अभी प्रजातंत्र अब खत्म के कगार पे ही है। तो आतंकवाद और विद्रोह के द्वारा प्रजातंत्र की जड़ें नष्ट हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।